हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के हमारे फोर्थ क्लास में, जहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, ध्यान देना। वाई पहला सवाल उठता है जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। सर, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। देखो, यहाँ पे पहला कारण है सर रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्स इंटरेस्ट को, मतलब जो हमारे पब्लिक है उनके अलग अलग सोच होंगी, अलग अलग उनकी इंटरेस्ट होगी, तो उनको ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उनके ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं किसके, सिटीजन्स के, मतलब जो हमारे देश की पब्लिक होती है। ठीक है, हमारे देश की जो पब्लिक होती है ये जनरली वोट देती है। क्या करती है, वोट देती है अपने मन पसंदीदा जिनको भी वोट करना चाहते हैं कैंडिडेट्स को, और वो फिर क्या करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट में। ठीक है ना, मतलब इनके बिहाफ पे पॉलिसीज बनाना, देश के एडमिनिस्ट्रेट करना, ये उनका काम होता है। आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होते हैं, जनरली जो चुनाव वगैरह लड़ते हैं, देश में कानून बनाते हैं, इनके कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ कहा जाता है। हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन मेजर देखोगे तो मेजर दो पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में एग्जिस्ट करती हैं। पहला बीजेपी है, दूसरा कांग्रेस है, और फिर अन्य भी राज्य के लेवल पे छोटे छोटे पार्टियां देखने को मिलती हैं। ओके, दे एग्रीगेट दिस इंटरेस्ट। वो क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को एग्रीगेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं टू द गवर्नमेंट थ्रू देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। मतलब कहीं ना कहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उनके कुछ मुद्दे होते हैं, उनके कुछ वादे होते हैं जो पब्लिक को वो करते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर आप हमें वोट करते हो तो हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। और इंटरनली क्या होता है, लास्टली क्या होता है कि जब उन चुनाव अपना वो जब गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो बनाने के बाद क्या करती है, उन प्लान पे, उन प्रॉमिस पे वो क्या करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। देखो, इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीट इन द इलेक्शन। ठीक है, क्या करते हैं, बेसिकली compete करते हैं, कंप्लीट नहीं, गलती मैंने पढ़ दिया, compete करते हैं इलेक्शन में, एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। चुनाव लड़ते हैं ना, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट, मतलब जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलता है वो क्या करता है, अपना गवर्नमेंट बनाता है। द पार्टी और कोलिजन पार्टी दैट विन्स द मेजोरिटी ऑफ द सीट्स एंड लेजिस्लेचर गेट द मैंडेट टू गवर्न इम्प्लीमेंट दिस एजेंडा। फिर वो क्या करते हैं, अपना गवर्नमेंट बना लेते हैं। वो हो सकता है सिंगल पार्टी अगर मेजोरिटी ले आ रही है तो वो अपना खुद का गवर्नमेंट बना लेगी। और क्या होगा, मान लो कि वो खुद नहीं ला पा रही है तो बहुत सारे अन्य पार्टियों के साथ मिल करके जो मेजोरिटी का जो लिमिट होता है उसको क्रॉस करते हैं, तब जा करके वो अपना कोलिजन का गवर्नमेंट बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे देश में कुल मिला के पूरे कंट्री के लेवल पे 543 सीट्स है, यानी कि हाफ अगर करोगे 543 का, तो आप 543 डिवाइडेड 2 अगर मैं करता हूँ तो 272, यानी कि 272 सीट्स लाने होंगे। ये हमारे देश में मैजिकल नंबर है। इतने सीट्स अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि ले आती है मिनिमम, तो क्या बनता है, वो पार्टी देश में सरकार बना सकती है, यानी मोर देन 50% जो वोट ले आए। अब ध्यान देना, पिछले 2019 के इलेक्शन में बीजेपी की खुद की सीट्स 284 या 292 समवेयर अराउंड इतनी थी। मतलब कि अकेले बीजेपी ही 272 के ऊपर चली गई थी, यानी बीजेपी अपने खुद की सरकार डायरेक्टली बना सकती थी। पूर्ण बहुमत की सरकार इसको बोलते हैं, फुल मेजोरिटी की सरकार। लेकिन 2024 में जब ये चुनाव हुआ तो वहीं पे चीज़ें पलट गई और बीजेपी की कुल मिला के जो सीट्स आई वो 260 या 248 समवेयर अराउंड इतनी ही आई थी, मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं है। तो मतलब ये 272 का जो लिमिट है उसको ये क्रॉस नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने क्या किया, अन्य पार्टी जैसे जेडीयू हो गए और एलजेपी हो गए, अन्य बहुत सारे पार्टीज़ हैं, उनकी समर्थन इन्होंने ली। कुल मिलाकर के तब इनके पास जो सीट पहुंचा वो 292 के अराउंड आई थिंक पहुंचा था। मतलब इतना है कि सर बहुत सारी पार्टियां मिल करके ये 272 के जो मार्क है उसको क्रॉस कर पाई। जब इन्होंने अन्य पार्टियों के साथ मिल करके 292 का जब ये मार्क को क्रॉस करा, तो इसी को बोला गया बेटा कोलिजन की गवर्नमेंट, जहाँ पे एक पार्टी खुद की सरकार अकेले नहीं बना पाती, बल्कि वो अन्य लोगों की हेल्प लेकर के, अन्य पार्टियों की हेल्प लेकर के अपनी सरकार बनाती है। क्या ये बात आपको समझ में आया? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तीसरा देखते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इंकरेज करती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बाय प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन टू इंगेज इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। अब सवाल ये उठता है
कि जो ये पॉलिटिकल पार्टी होती है इनके अंदर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो कहीं से इंपोर्ट होकर के तो नहीं आएंगे ना। तो वो कहाँ से होते हैं, वो देश के सिटीजन ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जो क्या करते हैं आगे चल के एज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में और जीतते हैं या फिर हारते हैं, जो भी अपने मुद्दे को लेके जाते हैं पब्लिक के सामने। अगर पब्लिक को लगता है कि इनके मुद्दा सही है, इनको वोट करना चाहिए, इनको चांस देना चाहिए, तो पब्लिक क्या करती है, इनको मौका देती है। जिनको लगता है नहीं चांस देना चाहिए उनको मौका नहीं देती है। दे ऑफर द अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिविजुअल्स टू ज्वाइन एंड बिकेम द एक्टिव मेंबर। ये क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को मौका देते हैं कि आप उन्हें ज्वाइन कीजिए और एक्टिव मेंबर बन सकते हैं। दस फॉरेस्टरिंग द सिविक एंगेजमेंट, जिससे क्या हो सके, वो सिविक एंगेजमेंट बढ़ा सके, मतलब अब एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे देश चलती है उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सके। पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन, चौथा हमारे पास आता है बेटा पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे पार्टीज डेवलप करती है पॉलिसीज आइडियोलॉजीज जो बेस्ड होता है उनके प्रिंसिपल पे और बिलीफ पे। थ्रू द डिबेट एंड डिस्कशन कंसल्टेशन दे फॉर्मुलेट द प्लान एंड स्ट्रेटजीज फॉर द गवर्नेंस एंड एड्रेसिंग द वेरियस इशूज चैलेंजेस फेस्ड बाय द सोसाइटी। मतलब ये लोग क्या करते हैं, इनकी कुछ आइडियोलॉजी होती है, हर एक पार्टी की देखो पर्सनल आइडियोलॉजी होती है जिससे पता चलता है कि पार्टी किस तरीके से काम करती है, इसके विचारधाराएं क्या हैं। ओके तो कहीं ना कहीं जैसे अभी मैं बात करूँ कांग्रेस और बीजेपी, तो देखो कि कांग्रेस ज़्यादातर रिलीजियस चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, वो कुछ काम के नहीं थे, बेसिकली कहीं के नहीं थे। लेकिन बीजेपी जब आई तो रिलीजियस चीज़ों को थोड़ा सपोर्ट करते हैं, एटलीस्ट वो प्रिटेंड करते हैं, लेकिन काम के तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो है दोनों ही वही, लेकिन वही बात है ना, दिखाती है आइडियोलॉजी, आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। पांचवा है अकाउंटेबिलिटी, द पॉलिटिकल पार्टी होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर द एक्शन। देखो मान लो कि एक पार्टी की गवर्नमेंट है, जैसे आज एनडीए की सरकार है हमारे देश में, ठीक है ना, एनडीए की सरकार है, तो देखो कि सामने इंडिया अलायंसेस देखने को मिलती है, INDIA, इस कंट्री का नाम नहीं है, बेसिकली हमारे देश का नाम से बना दिया गया जो गलत है, ओके, लेकिन INDI में इसको पढ़ूंगा, INDIA पढ़ूंगा, ओके। ये जो अलायंसेस है ये अपोजिशन है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अकाउंटेबिलिटी ठहराते हैं कि भाई देश में ये काम अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, ये गड़बड़ी हो रही है, ये घोटाला हो रहा है, ये दिक्कतें आ रही हैं, तो ये क्वेश्चन अराइज करते हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराते हैं। जो भी गवर्नमेंट, जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट है उसको क्या करते हैं, ये अकाउंटेबल ठहराते हैं थ्रू द पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म। देखोगे अभी के समय में हमारे देश में 3 सत्र चलते हैं। एक होता है तुम्हारा बजट सत्र जो अभी चल रहा है, 1 तारीख का हमारे आने वाले हैं और उस समय बजट पास होगा हमारे देश का। वहीं दूसरा होता है मानसून सत्र जो मानसून के महीने में होता है। फिर तीसरा होता है विंटर सेशन जहाँ ठंडी के समय में जो होता है, ठीक है। तो ये 3 सेशन हमारे पार्लियामेंट के चलते हैं जहाँ पे दोनों पार्टीज जो है, मतलब जो अपोजिशन है और प्लस गवर्नमेंट है, वह मिलते हैं और अपोजिशन क्या करती है, गवर्नमेंट से सवाल पूछती है, वहीं गवर्नमेंट अपने अचीवमेंट बताती है और उसको अगर कुछ गवर्नमेंट गड़बड़ कर रही होती है तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी उनकी होती है, ठीक है। जो लोग बैठते हैं पार्लियामेंट में उनको क्या बोला जाता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अपोजिशन पार्टीज स्क्रूटनाइज करती है, मतलब चेक करती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, उनके परफॉर्मेंस को, और इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरसाइट्स, ठीक है। जैसे कि अभी के समय में आम आदमी पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनका नाम है राघव चड्ढा। इन्होंने क्वेश्चन रेस किया था 10 मिनट डिलीवरी वाले ऐप्स के ऊपर, मतलब गवर्नमेंट को उन्होंने फोर्स किया था, जो हमारे गिग वर्कर्स है, गिग वर्कर्स बेसिकली कौन होते हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जैसे हमारे जोमेटो, स्विगी और इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो, इसमें जो लोग काम करते हैं उनको पर डिलीवरी के हिसाब से 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन उनके लिए वो अपनी जान को रिस्क पे लेते हैं, वो 10-15 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी करने के लिए ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, जिससे केवल उन्हें ही नहीं जान के खतरा है बल्कि रोड पे चल रहे अन्य लोगों को भी उतना ही खतरा है। तो इस केस में कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि खास करके तब जब हमारे देश में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और एक्सीडेंट्स के साथ लोगों की डेथ भी देखने को मिलती है। तो इस केस में राघव चड्ढा जी ने क्वेश्चन रेज किया था गवर्नमेंट पे और वो कहा था कि ये जो 10 मिनट डिलीवरी ऐप है या तो इनको बैन किया जाना चाहिए, या फिर जो फोर्सफुली फास्ट डिलीवरी कल्चर जो हमारे देश में प्रमोट किया जा रहा है इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुआ था विंटर सेशन में, और इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने काफ़ी चीज़ को बात रखी थी। तो काफ़ी एक एग्जाम्पल है इसका कि गवर्नमेंट को कैसे अकाउंटेबल रखा जाता है, ठीक है।
अंत में आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ध्यान देना, बाय प्रोवाइडिंग द स्टेबल फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस, पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूट करती है स्टेबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। कहीं ना कहीं जब एक पार्टी रहेगी तो अपनी मनमानी करेगी। जैसे मैं बात करता हूँ कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक समय पे जब था ना 1970s और 80s में, कांग्रेस 1990s के पहले अगर देखोगे, अगर इंडिया की मैं टाइम फ्रेम अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो 1947 में हमारा जो देश था वो फ्रीडम हुआ, आज़ाद हुआ। यहाँ से 1990 तक, ऑलमोस्ट 1990 तक देश में जो डोमिनेट जो पार्टी थी वो कांग्रेस थी। कौन थी? कांग्रेस थी। 1970s के टाइम में हमारे देश में, क्योंकि कांग्रेस मेजर पार्टी थी, तो उस समय उनके प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने अपने पावर का मिसयूज किया था उस समय, पूरे देश में इमरजेंसी लगाई थी केवल अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। ठीक है, जिससे बाद में उनका सरकार भी गिर गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाता है कि जब तक दूसरे पार्टी नहीं है तो देश में इनस्टेबिलिटी का भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और उसके बाद देखो, आज के समय में हमारे देश में इतने सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि ये अनस्टेबिलिटी वाली जो प्रॉब्लम है वो हमारे देश में फिर वापस अभी तक तो नहीं देखने को मिल रही है। इसलिए ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होना, मतलब ठीक है, एक दो पॉलिटिकल पार्टी ना रहे, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस होना मार्केट में ज़रूरी है। ठीक है, दे ऑफर द कंटिन्यूटी इन द गवर्नेंस। ये ऑफर क्या करते हैं? कंटिन्यूटी ऑफर करते हैं। ये फैसिलिटेट करते हैं पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर थ्रू द डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो, जैसे मैं बात करता हूँ 2014 के समय में, 2014 के पहले अगर देखोगे तो देश में कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार थी। उसके बाद हमारे देश में एनडीए की गवर्नमेंट आ गई। ठीक है ना। तो कांग्रेस ने पीसफुली पावर ट्रांसफर कर दिया एनडीए को। अगर मान लो कल होकर के एनडीए हार जाती है और फिर कोई नई गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है और वो जीत जाती है, मतलब नई पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, तो वो भी क्या करेगी? पीसफुल ट्रांसफर करेगी पावर को दूसरे पार्टी के हाथ में। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला है। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी प्ले अ क्रूशल रोल। क्रूशल मतलब इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इंपॉर्टेंट या वाइटल जो भी बोलते हो तुम लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। ये लोग क्या करते हैं? माइनॉरिटी ग्रुप के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। देखती हो कई नेता है, उनका मुद्दा ही ये रहता है कि हमारे देश में माइनॉरिटी की सुरक्षा कैसे हो, वगैरह वगैरह, वो करते रहते हैं। ठीक है, इंश्योर दैट देयर वॉइसेस आर हियर्ड, जिससे वो इंश्योर करते हैं कि उनकी आवाज़ों को सुना जाए, एंड देयर कंसर्न एड्रेस्ड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या की जाए? इन्वॉल्व की जाए। क्लियर है। आगे बात करते हैं अब मीनिंग। देखो सर, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं हु केम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट। मतलब ये लोग क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जो एक साथ आते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि एक इंटरवल टाइम पे हमारे देश में कंडक्ट किया जाता है। आमतौर पर ये कितना होता है? ये सर 5 साल का समय होता है। ठीक है ना। तो 5 साल में हमारे देश में कंडक्ट किए जाते हैं, और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? इस मोटिव से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं कि वो जीते और जीत करके अपनी गवर्नमेंट बना पाए। क्लियर है। हाँ, अब हो सकता है कई बच्चों के दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन आए कि सर क्या हर एक देश में 5 ईयर्स का ये इंटरवल होता है? नहीं बेटा, अमेरिका में जैसे 4 साल का होता है, कई देश में हो सकता है 6 साल का हो, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन हमारे देश में कितना है? 5 साल का ये टाइम है। किससे पूछ के बताया सर? देखो ये हम लोग का जो खरगोश महाराज है, इसने बताया है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। दे अग्री ऑन सर्टेन पॉलिसी एंड प्रोग्राम एम एट द प्रोमोटिंग द कलेक्टिव गुड्स फॉर सेफ्टी। ठीक है ना। सिंस देयर कैन बी अ डिफरिंग व्यूज व्हाट इज बेस्ट फॉर द एवरी वन, एंड parties seek to persuade the people why their policy are superior to the others, and aim to implement this policy by winning the popular support through the election। मतलब जैसे कि क्या हुआ ना, जब बीजेपी थी ना 2016 के पहले, तो दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस करा। ओके, उन्होंने प्रॉमिस करा था, आई थिंक 2019 में, 19 के इलेक्शन के पहले दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस्ड किया था कि भाई साहब जो कश्मीर में आर्टिकल जो स्पेशल आर्टिकल 370 था ना, आई थिंक, हाँ आर्टिकल 370 था, उसको वो हटाएंगे। ओके, और जम्मू कश्मीर को प्रॉपर्ली इंडिया का पार्ट बनाएंगे। ओके, और हमारे देश जो कहीं ना कहीं, जब भी पाकिस्तान हमारे देश पे अटैक करके चला जाता था, बॉर्डर पे हमारे जो सेना के जो जवान थे उनकी मृत्यु हो जाती थी, वीरगति को वो प्राप्त हो जाते थे। उन्होंने बोला कि हमारे देश की सेना को इतना फ्रीडम देंगे कि कल होकर के पाकिस्तान हमें आँख ना दिखा पाए। और नतीजा ये भी हुआ कि हम लोग ने उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह भी करे। जब पाकिस्तान ने हम पे रिटेलिएट किया तो उसका अच्छा खासा मुंह तोड़ जवाब दिया। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसीज़ को उन्होंने स्टार्टिंग में लोगों के सामने प्रपोजल रखा था,
लोग इतना फ्रस्ट्रेट थे क्योंकि लाइक ना, मैं मुझे याद है 2013 या 12 की घटना है। उस समय न्यूज़ में मैं सुन रहा था कि हमारे देश के कुछ जवानों का सर कलम करके पाकिस्तानी सेना लेकर के चले गए थे। 2013 की बात है, मुझे याद है। और उससे सोचो, मैं उस समय छोटा था यार, आई वॉज इन क्लास 7 और 8, कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो 7-8 का स्टूडेंट, उसका खून खौल उठा। सोचो, मेरा इतना खून खौल उठा होगा तो क्या देश के लोगों का नहीं खौला होगा? बिल्कुल खौला होगा। लेकिन बदले में सवाल उठता है कि हमारे देश के उस समय के तत्कालीन गवर्नमेंट ने क्या किया? आंसर है कुछ भी नहीं, कड़ी निंदा करके रह गए। ट्वीट पे बस हमारे प्रधानमंत्री बोल दी इस बात की मैं कड़ी निंदा करता हूँ, आतंकवाद का कोई भी जगह नहीं है वगैरह वगैरह, फालतू की बकवासें करी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऑन ग्राउंड नॉट इवन अ सिंगल एक्शन एज टेकन। उस समय एक भी एक्शन नहीं लिया गया। इससे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो लोगों के मन में आती है ना कि यार हम लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन वही जब एनडीए इस चीज़ का, बीजेपी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उन्होंने बोला कि भाई हमारे समय में कोई अगर आ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। और नतीजा क्या हुआ? 2016 में अटैक जब इंडिया पे हुआ तो हम लोगों ने रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक करे थे। तो उससे पूरे देश को इस बात का एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन था कि नहीं ठीक है, पाकिस्तान तो अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा, मगर एटलीस्ट हम लोगों ने ऐसा उसका आंसर दिया है जो अगले बार से वो मतलब जुर्रत नहीं करेगा हम पे उंगली उठाने का। जैसे तुम देख सकते हो सरबजीत का एक केस था, जो एक मामूली सा किसान गलती से पाकिस्तान में पहुंच गया, और क्या हुआ उसके साथ? उसको अंत में मार दिया गया। ठीक है, कहीं ना कहीं। लेकिन वही देखो, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो उस समय हमारे जो अभिनव वर्धमान करके जो हमारे फाइटर कमांडर थे, वो जो थे अनुभव की अभिनव नाम था, मुझे थोड़ा सा नाम करेक्शन में माफ़ करना, याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनका टाइटल वर्धमान था। एयर कमांडर जो थे हमारे पायलट, वो पाकिस्तान गलती से ड्रॉप हो गए थे। उस समय इमरान खान वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था। तो इंडिया ने पॉलिटिकली इतनी ज़्यादा उन पर प्रेशर बना दिया था, ठीक है, जिससे उन्हें उन्हें रिलीज़ करना पड़ा। आज तक पाकिस्तान कई लोग किसी को रिलीज़ नहीं किया, लेकिन उस समय उनको रिलीज़ करना पड़ा। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जिसको लेकर के लोग एक्चुअली में अच्छा फील कर रहे थे कि नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट होनी चाहिए। और रीज़न बना कि 2019 में वापस से बीजेपी गवर्नमेंट में आई। मतलब ये आई थिंक 20 का केस है ना, जब ये चले गए थे गलती से पाकिस्तान में। तो मतलब इतना प्रेशर बना दिया गया जिससे वो पाकिस्तान ने वापस इंडिया को लौटाया। तो कहीं ना कहीं कुछ ये इंसिडेंट्स थे जो कांग्रेस के समय मिसिंग थी। हमारा देश उस समय एक तरीके से बुली हो जाता था, किसी से भी पाकिस्तान आके बुली कर जाए कुछ भी। लेकिन आज के समय में देखोगे बीजेपी की भी बहुत अच्छी इमेज नहीं है। इन शॉर्ट देखोगे ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट के लेवल पे अगर तुम मुझसे बात करो तो नहीं, कुछ खास बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिली। फैक्ट्रियाँ खुली है, इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, लेकिन इससे एक आम आदमी को बेनिफिट उतना देखने को नहीं मिला है। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारी चीज़ों को ये बताया कि कहीं ना कहीं वो लोग एजेंडा रेडी करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद एक सर्टेन काइंड ऑफ वोटर्स के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भाई देखो आपकी ये प्रॉब्लम्स है। वो एजेंडा कैसे प्रिपेयर करते हैं? वो मार्केट सर्वे से प्रिपेयर करते हैं। मतलब मार्केट में देखते हैं, मतलब देश में ग्राउंड लेवल पे देखते हैं कि लोगों को किस किस चीज़ों से प्रॉब्लम है। उनको ये बात अच्छे से पता था कि उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं ना, तो मतलब था तो बहुत ही सेलेक्टेड लोग ही उसके एक्सेस ले पाते थे, बहुत लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे उनको ग्राउंड लेवल से ये बात पता चली कि लोग कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं यार, कि हमारा देश, हमारा इतना बड़ा सेना, सब कुछ होते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप में शर्म, गुस्सा, क्या अजीब सा, मतलब अच्छा तो फील नहीं होता था कि हमारे देश की सरकार कुछ नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। तो मैंने इसका क्लासिक एग्जांपल आपके सामने डिटेल में समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं पार्टीज क्या करती है, रिफ्लेक्ट करते हैं फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी, ऑफ्टन इन्वॉल्व द कहते हैं पार्टीशनशिप्स रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड एडवोकेटिंग फॉर देयर इंटरेस्ट। मतलब क्या करते हैं, अ पॉलिटिकल पार्टी टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, अ लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। देखो कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन 2-3 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान देना। ठीक है, पार्टीशन क्या होते हैं? A person who is strongly committed to the party, group or fraction, कहते हैं पार्टिस कहते हैं A partisanship is a marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view in a issue। देखो पार्टी जो होती है ना, यहाँ पे इस लाइन का मतलब देखो बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया है। पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है सही तरीके से चीज़ों को करना, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी भाई अपने एजेंडा के चक्कर में, कई बार अपने गवर्नमेंट अगेन कुर्सी के लालच में देखोगे ये पार्टीशनशिप पे शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब ये कम्युनल फिर राजनीति करना स्टार्ट कर देते हैं कि इसके पक्ष में कुछ ज़्यादा ही क्या होते हैं, बायस्ड हो जाते हैं।
इससे इससे क्या होता है, प्रॉब्लम आता है, क्योंकि एक सर्टेन काइंड ऑफ इंटरेस्ट को वो प्रमोट करना चालू कर देते हैं। जैसे कि कांग्रेस क्या था, वो माइनॉरिटी मुस्लिम को देख करके उनके फेवर को ज़्यादा करते थे, जिससे हमारे देश के ही जो हिंदू है वो खुद को आइसोलेटेड फील करने लगे थे कि हमारा देश, हमारा सब कुछ, लेकिन स्टिल वो हम लोग यहाँ पे अकेला है। तो बीजेपी ने इसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि उनको पता था कि मुस्लिम का में हिंदू ज़्यादा है, लेकिन वो बेचारे आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। तो बीजेपी ने इसका फ़ायदा उठा के बोला कि चलो हम लोग हिंदू के पक्ष में बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, कांग्रेस मुस्लिम के पक्ष में इसलिए बात नहीं करता था क्योंकि वो मुस्लिम के बारे में सोचता था, बल्कि कांग्रेस इसलिए बात करता था क्योंकि उनके वोट बैंक थे। वहीं बीजेपी को लगा यार मुस्लिम तो उनको वोट देंगे, तो काम करते हम लोग हिंदू को वोट बैंक बना लेते हैं। मतलब दोनों पार्टियों ने ही अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लोगों का यूज किया। हाँ, मूर्ख वो लोग थे जो उनको लगता है कि नहीं बीजेपी हमारे बारे में सोचती है, कांग्रेस हमारे बारे में सोचती है, कोई भाई किसी के बारे में नहीं सोचता। इट्स ऑल अबाउट देयर पर्सनल इंटरेस्ट, दैट्स इट। और पर्सनल इंटरेस्ट क्या सर, जिनकी कुर्सी उनका करप्शन, उनका पैसा, है ना। तो ऐसा है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे रूलिंग पार्टी क्या होती है, जिसकी गवर्नमेंट है इस समय, जैसे हमारे देश में अभी एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है ना, तो वो है। ओके, क्लियर है। नौ कहते हैं। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि सर एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखो, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जिसमें बीजेपी और भी अन्य पार्टियां हैं। ओके, तो इसको एनडीए बोला जाता है। पहले आईएनडीआईए जो अलायंसेस है उसके पहले उसका नाम क्या था, यूपीए नाम था। अब यूपीए की भी कोई फुल फॉर्म होती है, तुम क्या करोगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। क्या करोगे, मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करो, बताओ यूपीए की फुल फॉर्म क्या होती है। पहले कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जितनी पार्टियां हुआ करती थी वो यूपीए गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता था, जो कि आज के समय वो आईएनडीआईए अलायंसेस के नाम से जानी जाती है। इसको गलती से भी इंडिया मत पढ़ना, बिकॉज इंडिया हमारा देश का नाम है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं हो सकता। दे हैव यूज्ड दिस नेम, जिससे वो इंडिया से खुद को एसोसिएट करके दिखा पाए, बट मैं कभी भी नहीं करना चाहूँगा, ना ही आपको सजेस्ट करूँगा कभी भी इंडिया इसको पढ़ना, बिकॉज दे आर द करप्ट पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या वो हो। तो यार देश का नाम उन्हें नहीं देना चाहिए, इससे हमारे देश की बदनामी होती है, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट होता है बेसिकली। आगे बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म करते हैं सेवरल फंक्शंस। क्या क्या सर, ये कंटेस्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, प्रपोज करते हैं नए नए पॉलिसीज आइडियाज़, जिसको वोट लेते हैं, फिर उसको आगे प्रॉमिस करते हैं कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर क्या करते हैं, लेजिस्लेटिंग करते हैं। पार्टी प्ले करता है की रोल इन मेकिंग द लॉ, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है डिबेट डिसीजंस लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर का मतलब सर हमारे पार्लियामेंट हो जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाती है, विधान परिषद हो जाता है, ये सारे हो जाते हैं, ठीक है। मेंबर टिपिकली फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी एंड लीडरशिप। मेंबर क्या होते हैं, ये जो पार्टी के जो डायरेक्शन और लीडरशिप है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं फॉर्मिंग रनिंग द गवर्नमेंट, मतलब ये लोग जीतते हैं, जो पार्टी जीतती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट चलाती है और अपने हिसाब से नए नए रूल्स बनाती है। आगे बात करती है अपोजिशन का रोल क्या होता है। ये क्या करते हैं, अकाउंटेबिलिटी का काम करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। अपोजिशन पार्टी क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, डिसेंट एंड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, मतलब गवर्नमेंट की फील्डिंग सेट करने का काम इनका। अगर गवर्नमेंट सही तरीके से काम करती नहीं है तब, लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं होती है बेटा, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है अकॉर्डिंग टू अपोजिशन, वो लोकतंत्र की हत्या होती है। अभी देखोगे ना, सेकेंड फैब को क्या होने वाला है, तुम्हारा बजट आने वाला है, ठीक है। तो जब बजट आएगा ना, मंडे का दिन है शायद वो, तो जब बजट आएगा ना, तो उसके बाद जो अपोजिशन पार्टी है, देखना उनके सुर कैसे चलते हैं। वो बोलेंगे आज लोकतंत्र की हत्या हुई है, आम आदमी कैसे जिएगा, उनको खाने का नहीं है, परेशान है, आदमी अपना घर चलाए क्या करे, महंगाई की मार से एक आदमी मर जाएगा। ये वो लोग बोल रहे हैं जो जिनकी 2014 तक की सरकार थी, या उस समय जैसे आम आदमी ना सोने के चम्मच थाली में खाना खा रहा था, मतलब ये वो लोग गाना गा रहे हैं। और वही लोग जो पार्टी में हैं, जो एनडीए की गवर्नमेंट के नेता है, वो क्या बोलेंगे, ये ऐसी बजट मानिए इतिहास में कभी नहीं आया है, ये हमारे स्वर्ण काल का, भारत का एक स्वर्ण काल का गाथा लिखेगा। ये वही लोग हैं जो 2014 में कमेंट किया करते थे कि आम आदमी मर रहा है। मतलब देखो कि पोजीशन ऐसे बदल गई है, ठीक है। दोगलेपन की हद होती है, मगर इनका कोई हद नहीं है, ये लोग ऐसा हरकत करते रहते हैं। ओके, आगे आता है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन।
पार्टी राइज हाईलाइट द इंपॉर्टेंट इशू। ये लोग क्या करते हैं, इनका काम बेसिकली यही है कि इंपॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करना, जैसे अभी राघव चड्ढा का एग्जांपल लिया ना, तो वैसा वाला इन्फ्लुएंस करना पब्लिक के ओपिनियन को। दे हैव एक्सटेंसिव मेंबरशिप एंड कैन मोबिलाइज सपोर्ट फॉर द वेरियस काउजेस। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोवाइडिंग द एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। देखो, पार्टीज ऑफर सिटीजन एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी, मतलब कहीं ना कहीं आप अगर खुद का गवर्नमेंट नहीं बना सकती, यू नीड अ प्रॉपर ग्रुप जो आपके साथ लगे। क्योंकि पार्टी देखोगे इलेक्शन में जो एक आदमी का काम नहीं है भाई, उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता चाहिए आपको। ठीक है, आपको भाषण देना है, कार्यकर्ता आपकी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा खासा चीज़ें चाहिए होती हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो ये तुम्हारे जो पार्टीज होते हैं एक मशीनरी प्रोवाइड कराते हैं गवर्नमेंट का। ठीक है ना, बेसिकली ये पार्टी ऑफर करता है सिटीजन को एक्सेस करने का गवर्नमेंट मशीनरी। मतलब जो कोई भी सिटीजन है, कोई भी पर्सन है, वो पार्टी के रास्ते क्या करता है, पार्टीज जो होते हैं उनके रास्ते गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल लेता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट मशीनरी का एक्सेस पार्टी ही प्रोवाइड कराती है। वेलफेयर स्कीम की हेल्प करवाती है आपको एक्सेस करने में। लोकल पार्टी लीडर ऑफ्टन सर्व एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन द सिटीजन एंड गवर्नमेंट। जो लोकल पार्टी के लीडर्स होते हैं वो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में इंटरमीडियरी के तौर पर काम करते हैं। जैसे लोकल नेता होते हैं ना, उनका काम क्या रहता है, कार्यकर्ताओं का काम क्या रहता है, जिस पार्टी की सरकार है वो बोलते हैं कि कार्यकर्ताओं को कि जाओ जनता से पूछो, उनकी प्रॉब्लम है तो उनकी मदद करो, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होता रहे, जिससे जब वोट लेने का समय आए तो वो जनता उन्हें ही वोट करे। ओके, मेकिंग द पार्टीज रिस्पॉन्सिव टू द पीपल नीड्स एंड डिमांड। जैसे लोगों की नीड्स है, डिमांड है, उनकी हेल्प करना। ठीक है, देखो ऑन पेपर चीज़ें पढ़ोगे तो बेटा काफ़ी अच्छी लगती है, डेमोक्रेसी इतनी बेहतर है, ये है वो है, लेकिन देखा जाए तो चीज़ें इतनी बेहतर नहीं है। हमारे देश में बहुत सारा प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ लोग हैं जो रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं रिजर्वेशन सही नहीं है। देखा जाए तो दोनों ही गलत है। ओवर रिजर्वेशन भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन रिजर्वेशन ना करो तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लोग करते हैं। रिजर्वेशन के समय तुम रोते हो, लेकिन कास्ट के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन करते हो उस समय तो तुम्हें बहुत मज़ा आता है खुद को बोलने में कि हम तो भाई स्वर्ण जाति से बिलोंग करते हैं, हम तो ऊंची जाति हैं। तुम ये बोलना भी तो बंद करो। तो यहाँ पे दोनों पे ही वैसे हैं, एक आरक्षण लेके मजे ले रहा है, दूसरा स्वर्ण खुद को प्राउड फील कर रहा हम तो इस जाति से बिलोंग करते हैं। फिर रो क्यों रहे हो फिर रिजर्वेशन के लिए? तो भाई सब वही बोलते हैं, सब गोलमाल है यहाँ पे इंडिया में। इसीलिए जो भी लोग थोड़े बहुत पैसे कमा ले रहे हैं, अच्छा बेहतर बन जा रहे हैं, वो इंडिया छोड़ के चुपचाप निकल ले रहे हैं, क्योंकि पता ही यहाँ पे चीज़ें नहीं बदलने वाली है। क्योंकि आज़ादी के 77 साल हो चुके हैं और शायद 30 साल 35 साल और बीत जाएंगे, 100 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन उम्मीद कम है कि भारत सुधरने वाला है, यहाँ के लोग सुधरने वाले हैं बेसिकली। आगे बात करते हैं नेसेसिटी। पॉलिटिकल पार्टी आर एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ मॉडर्न डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी हमारे मॉडर्न डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ड्यू टू द सेवरल रीजन्स विदाउट द पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज वुड स्ट्रगल टू इफेक्टिवली गवर्न एंड एड्रेस द नीड ऑफ सिटीजन। मतलब अगर आज के समय में पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ना करे तो डेमोक्रेसी स्ट्रगल करेगा भाई सब लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस करने में। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, अब एक एडवाइस बड़ा भाई होने के नाते तुमको दूंगा। भाई तुम लड़का हो लड़की हो फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे कमाओ। ठीक है, पढ़ाई कंप्लीट करो, पैसे कमाओ। ये मेरा एम भी है, आपको भी मैं बोलूँगा। पैसे कमाओ और अपनी फैमिली को लिए कोई अच्छा कंट्री ढूंढो, वहाँ पे जॉब या बिजनेस जो करना चाहते हो करो, या प्रोफेशनल अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो करो, डॉक्टर वगैरह बन गए तो अपनी फैमिली को उठाओ और देश के बाहर चले जाओ। अगर शांति से जीना है, फैमिली के साथ टाइम लगाना है, खुशी से जीनी है, जहाँ पे साफ पानी, हवा, सड़कें अच्छी हो, करप्शन ना हो, चले जाओ छोड़ के देश। नहीं मिलेगा। आई नो देयर आर मेनी पैट्रियोटिक पर्सन जो बोलेंगे सर इस देश को कैसे छोड़ दें, मैं भी इस देश का ही हूँ। ठीक है, लेकिन या तो तुम इस देश में रह के चीज़ों को झेलोगे, ठीक है, या फिर बाहर जाके अपनी लाइफ को जियोगे। ठीक है, मेरे पास दो टाइप के लोग हैं। मैं आज तक भारत के बाहर कभी नहीं गया हूँ, इंडिया में ही रहा हूँ, इंडिया में ही अभी तक रह रहा हूँ। लेकिन सिचुएशन जैसे जैसे उम्मीद होती है कि देश में बदलेगी, हम लोग आगे बढ़ेंगे, लगता है नहीं, हम लोग देश में पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब देखते हैं देश में इतनी सारी नेगेटिविटी है, ऐसे लोग हैं, तो या तो उस नेगेटिविटी के बीच में रह के आप खुद नेगेटिव हो जाओगे, या फिर उस नेगेटिविटी से हमेशा के लिए दूर चल जाओ। दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं बीच में। तुम ये होप नहीं रख सकते कि नहीं आज नहीं तो कल सुधरेगा। शायद वो सुधरे या ना सुधरे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। न जाने कितने योनियों के बाद तुम्हें इंसान की ज़िंदगी मिली है, उसे तबाह मत करो। ठीक है,
अब इट्स लाइक ऑप्शनल एडवाइस फ्रॉम माई साइड। अब हो सकता है कई लोगों को अच्छा ना लगे, कोई दिक्कत नहीं, आप भारत में रहिए, मैं भी वहीं रह रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नंबर 1 बात करते हैं पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रपोज करने में, इम्प्लीमेंट करने में पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर अ वेलफेयर ऑफ अ सोसाइटी। दे ब्रिंग टुगेदर डाइवर्स व्यूज एंड इंटरेस्ट, consolidated them into the coherent agendas and present them to government for action। मतलब एक पॉलिसी बनाते हैं, एक रूल बनाते हैं, फिर गवर्नमेंट को देते हैं कि भाई इसके लिए इसको एक्शन में लाओ, इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है ना। जैसे अभी बोला ना जम्मू कश्मीर वाली बात की, वहाँ से आर्टिकल 370 को हटाना वगैरह वगैरह। आगे बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे देश में 1 नेशन 1 टैक्स लगेगा, ठीक है, 1 नेशन 1 टैक्स, इसके नाम पे हमारे देश में क्या लाया गया, जीएसटी लाया गया। ओके, अब जीएसटी आ गया, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट जीएसटी का बहुत अच्छा है, लेकिन सर रेट ऑफ टैक्सेस वो तो कम होने चाहिए थे। लेकिन सर 2017 1 जुलाई को हमारे देश में जीएसटी लाया गया, और टैक्स रेट कब कम की गई सर 23 सितंबर 2025 को। मतलब गवर्नमेंट को ये बात समझ में आने में कि सर रेट भी कम करना होता है जीएसटी पे, वो 8 साल बाद समझ में आया, समवेयर अराउंड 8 साल लग गया समझने में। तो ये दशा है। खैर आगे बात करते हैं, आज के समय हमारे देश में देखोगे 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश के जो रोडवे हाईवे मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके बेटे इन सब चीज़ों का काम चालू किए हैं, तो पैसा कहीं से तो चाहिए, तो हमारे देश को ही बलि चढ़ा दिया इन लोगों ने क्योंकि पता वो पैसा फिर करप्शन में ऐसा नहीं है केवल नितिन गडकरी को मिलेगा, पूरे बीजेपी समाज नेता समाज खाएंगे। तो क्या होगा कि 20% इथेनॉल का यूज़ किया जाएगा, जिससे आम आदमी को गाड़ी जो होगा, जो स्कूटी खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, वो गाड़ी की इंजन जल्दी बैठे, अब वो भाड़ में जाए। आम आदमी ईएमआई पे गाड़ी खरीदा है, हर महीने ईएमआई भर रहा है, ईएमआई खत्म होने के पहले उसकी गाड़ी तबाह हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। प्लस हमारे देश में जो पेट्रोल होगी और एवरेज ऑन एन एवरेज 96 रुपये पर लीटर के हिसाब से चलेगी विथ 20% मिलावट, और टारगेट रखी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि इसको 30% मिलावट करेंगे। मतलब आम आदमी की खून पी के उसकी जो हड्डियाँ होती हैं चूस के बाद, जैसे बोलते हैं ना आम के गुटली, आम में से जो गूदे होते हैं खा करके गुटली फेंक दी जाती है, वैसा दशा आम आदमी का होने वाला है। क्योंकि इनके लिए तो भाई सरकारी गाड़ियाँ आ रही है, इनका पिताजी का कुछ जा तो नहीं रहा है ना। ओके, तो ये सारे लोग के लिए ना एक बहुत अच्छा, छोड़ दे, रहने दो, नहीं बोलते, रहने देते। ओके, आगे आता है इलेक्शंस एंड गवर्नेंस। ध्यान देना, पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन, विनिंग पार्टी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू गवर्न द कंट्री, जो जीतता है वो सरकार बनाता है और देश को चलाता है। विदाउट पार्टीज कैंडिडेट टू रन द इंडिपेंडेंटली, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट विद द क्लियर पॉलिसी। अगर पार्टी ही नहीं रहेगा तो भाई कोई गवर्नमेंट बन ही नहीं पाएगी, थी पॉलिसी बनाना ये सब चीज़ें, तो फिर एक तरीके से एग्जीक्यूटिवल तो होगी ही नहीं, ठीक है। आगे बात करता है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम चीज़ ऊपर पढ़ाया है, ये कॉपी पेस्ट है। आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट, स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था तुमको, ये भी आगे बढ़ते हैं, ये सेल्फ आप कर सकते हो। फिर लेजिस्लेटिव फंक्शन, कानून बना सर, लॉ को पास करना, नेगोशिएट करना, डिबेट करना, ये सारी चीज़ें भी बताया है। फिर पब्लिक इंगेजमेंट एंड मोबिलाइजेशन, लोगों को अवेयर करना अबाउट द इंपॉर्टेंट इशू, मोबिलाइज करना, सपोर्ट वेरियस इशू को, जैसे राघव चड्डा का केस बताया सर कि गिग वर्कर्स के इशूज़ को उन्होंने क्या किया था, रेज करा था, जो कि कोई भी नहीं किया था, तो इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस। सर पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर के, कॉन्टिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट को लेकर के। ये ऑफर करते हैं एक फ्रेमवर्क ऑफ अ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, जो कि बोला था ना कांग्रेस जीती हार गई तो बीजेपी को दिया, बीजेपी अब हारेगी तो किसी और को देगी, तो वो ट्रांसफर ऑफ पावर की बात हो रही है। फिर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स एंड डिबेट, पार्टी ऑफर करता है वोटर और चॉइस बिटवीन द डिफरेंट पॉलिसी एंड अल्टरनेटिव, फॉस्टर करता है हेल्दी डिबेट को और कंपटीशन इन द पॉलिटिकल एरिना। ये इनकरेज करता है इनोवेशन और रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंजिंग सोसाइटियल नीड्स को। क्या ये बात समझ में आया? चलो अब आगे बात करते हैं हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव। अब हमारे पास कितने पार्टी हैं, ठीक है ना, कितने होने चाहिए। तो देखो आइडियल नंबर ऑफ पार्टी ना, डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे देश में 5 पॉलिटिकल पार्टी होने चाहिए, 10 होने चाहिए सर, 20 होने चाहिए, ऐसा कुछ भी रूल नहीं होता,
ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। जैसे मैंने बोला कि 1990s के पहले हमारे देश में बहुत ही लिमिटेड नंबर या एक ही मेजर पार्टी एग्जिस्ट किया करती थी और वो था कांग्रेस। लेकिन 1990s के बाद हमारे देश में बहुत सारे लोकल लेवल पे पार्टीज फॉर्म होने स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो आज के समय में हमारे देश में एक अच्छी खासी तादाद है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। ओके, तो ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पे, सच एज द कंट्री के सोशल और पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। हावेवर देर आर सर्टेन कंसिडरेशन टू कीप इन माइंड। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब कौन कौन सी बातें हैं सर? तो एक तो सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप, कितने हमारे देश में डाइवर्स ग्रुप है। तो आपको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी चाहिए जो अलग अलग डाइवर्स ग्रुप को क्या करें, इंटरटेन करें, उनकी बातों को समझे। द डेमोक्रेसी शुड इंश्योर दैट द वाइड रेंज ऑफ द इंटरेस्ट एंड पर्सपेक्टिव आर रिप्रेजेंटेड इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। हैविंग अ मल्टीपल पार्टी अलाउ फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाइवर्स कम्युनिटी आइडियोलॉजी एंड द व्यू पॉइंट। आगे बात करते हैं कंपटीशन एंड अकाउंटेबिलिटी। कॉम्पिटिटिव पार्टी, ज़्यादा कंपटीशन रहेगा तो पार्टी के अंदर भी एक हेल्दी कंपटीशन आता है और लोग और अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, वो सारे पॉलिटिकल पार्टी ही चोर हैं तो सब बराबर है भाई यहाँ पे। आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस। ध्यान देना, वाइल द मल्टी पार्टी सिस्टम में अपियर्स चाओटिक एट टाइम, इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी। एक पल को लगता है कि सर बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी होंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि सर इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से आ गए, किसको वोट दें। लेकिन एक समय पे आपको ये भी फील करना चाहिए कि अगर मान लो क्या पार्टी गड़बड़ भी हो गई तो भाई स्टेबिलिटी बनी रहेगी, कोई भी पार्टी अपनी मनमानी यहाँ पे नहीं करेगी। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ को बोला गया है। कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म किया जाता है बाय द मल्टीपल पार्टी, ऑफ्टन रिक्वायर्ड अ कंसेंसस बिल्डिंग ऑन द कॉम्प्रोमाइज। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसको क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। विच कैन लीड टू द मोर इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जिससे क्या होता है हमारे गवर्नेंस और भी ज़्यादा इंक्लूसिव होके होते हैं। ध्यान देना, अगला हमारा आता है इलेक्ट्रल सिस्टम। देखो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रल सिस्टम ऑफ अ कंट्री इन्फ्लुएंस कर सकता है नंबर ऑफ वाइबल पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, कितने पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में होंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होते हैं कि जो हमारे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी निकल के आते हैं, मतलब इस सिस्टम में कितना होता है, सिंपली समझना, जिस व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिला, ओके, तुम्हारे जितने सीट्स मिले, मतलब मान लो कि हमारी ए पार्टी है, ठीक है, और लेट से पूरे 100% यहाँ पे सीट्स है, इसकी 10% वोट इसको मिल गई, मतलब यहाँ अगर मान लो यहाँ पे 100 सीट्स थी तो इसको 10 सीट डायरेक्टली मिल जाएंगे, जिससे क्या हुआ कि छोटे पार्टियों का यहाँ पे जीतना आसान हो जाता है। लेकिन इंडिया में ये सिस्टम नहीं चलता। हमारे देश में जो सिस्टम चलता है वो फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम चलता है, जिसमें क्या होता है यहाँ पे बड़ी पार्टियों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे जिसको ज़्यादा वोट मिलता है सिंपली उसकी सरकार होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम उसको बोलते हैं, जहाँ पे 2 पार्टी या मल्टी कहते हैं पार्टी सिस्टम निकल के आता है। ठीक है, आप देखोगे हमारे देश में मल्टी पार्टी इसलिए है एग्जिस्ट कर पाती है, कारण यही है कि भाई साहब हमारे देश बहुत बड़ी है, आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में मल्टी पार्टी सक्सेस कर जाती है। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है, और वो ये कि पार्टी को सक्सेस करने के लिए आपके अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में बहुत तगड़ी पकड़ होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जीतना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है पांचवा हमारा सोशल और रीजनल डाइवर्सिटी। ध्यान देना, कंट्री विद अ डाइवर्स पॉपुलेशन लाइक इंडिया, सर हमारे इंडिया में क्या वही तो है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है, कल्चर बहुत ज़्यादा है, रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, जिससे नेचुरली हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होना बनता है। ठीक है, जो एकोमोडेट करते हैं वेरियस इंटरेस्ट और आइडेंटिटीज़ को। देखो गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, देखो द नंबर ऑफ पार्टी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी ऑफ द गवर्नेंस वाइल द पॉलिटिकल pluralism is important. It should not lead to the gridlock or instability that hinders the government ability to address the pressing issues and deliver the public issue। मतलब यहाँ पे यही कर रहा है कि जब पार्टी जो होते हैं वो कभी भी जितने भी हो, आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी को वो हैम्पर नहीं करने चाहिए। ओके, अगर ये ऐसा करते तो दिक्कत आएगा। सिंगल पार्टी नहीं होनी चाहिए, डबल पार्टी नहीं होनी चाहिए, मल्टी, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए। इतना ही कि सारे पार्टी खोल के बैठ गए हों, फिर ऐसा भी नहीं कि केवल एक ही 2 पार्टी बची है। एक ठीक ठाक नंबर में पार्टीज होने चाहिए हमारे देश में, और आज के समय में देखा जाए तो हमारे देश में इनफ नंबर ऑफ पार्टीज हैं भी। ठीक है, अब देखो अल्टीमेटली क्या बोला जा रहा है कि देयर इज नो वन साइज फिट साइज, वही बात है
कोई हमसे कोई पूछ ले कि सर स्पेसिफिक नंबर बता दीजिए, तो आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है ना, ठीक ठाक पार्टीज होने चाहिए, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए पार्टीज का सिलेक्शन का, एंड दैट्स इट, हो गया ख़त्म। आगे आते हैं नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज का सिंपल सा वर्ड में समझ लो, मतलब जो नेशनल लेवल पे है, जो बहुत बड़ी पार्टी है, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये नेशनल पार्टी है। वहीं अगर हम लोग बात करें सर, स्टेट लेवल पार्टीज भी होती है, बिल्कुल होती है सर, जैसे कि हमारे तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की है वेस्ट बंगाल में। हमारे पास समाजवादी पार्टी है जो कि केवल तुम्हारी उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश में शायद है। उसके बाद तुम जेडीयू आरजेडी तुम देख सकते हो जो बिहार में लिमिटेड है। वैसे शायद एआईडीएमके कुछ करके जो पार्टी है वो तुम्हारे तमिलनाडु में है, तो वो शिवसेना केवल महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये स्टेट लेवल छोटी पार्टियां में आती हैं। ठीक है, जैसे आम आदमी पार्टी भी तुम देखोगे तो केवल पंजाब में, थोड़ा सा दिल्ली में, दैट्स इट। दिल्ली में से तो पूरा वाइप आउट हो गया इस समय, केवल पंजाब में बचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बस छोटे मोटे पार्टियां, इनको क्या बोलते हैं, स्टेट लेवल पार्टी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है, डेमोक्रेसी फॉलो करता है फेडरल सिस्टम ओवर द वर्ल्ड। देखोगे फेडरल सिस्टम का मतलब क्या, सब मल्टी लेवल गवर्नमेंट, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे होते हैं। हमारे देश में देखो लोकल गवर्नमेंट भी है, तो हमारे 3 फॉर्म के गवर्नमेंट चलते हैं, तो हम लोग फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, दे हैव अ 2 काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो रिप्रेजेंट करते हैं ओनली वन फेडरल यूनिट को। पार्टीज दैट आर रिप्रेजेंट इन सेवरल ऑल यूनिट ऑफ द फेडरलाइजेशन, and this is the case in India as well. There are some country wide parties which are the national parties. These parties have their unit in the various states, but by and large all these unit follow the same policies, program and strategy that is decided at the national level. Every party in the country has to register with the election commission. हर एक पार्टी जो चुनाव लड़ना चाहती है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ क्या करना पड़ता है, रजिस्टर होना पड़ता है। वाइल द कमीशन ट्रीट ऑल द पार्टी इक्वली, जो हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सभी पार्टी को इक्वली करता है। बेसिकली अगर क्रिकेट मैच होता है तो जो अंपायर होता है ना, ये बंदा, ये क्या है, ये अंपायर है। कौन है, अंपायर है। तो ये सबको इक्वली ट्रीट करता है। ये ऑफर करता है स्पेशल फैसिलिटी टू द लार्ज एस्टेब्लिश्ड पार्टी। दिस पार्टी आर गिवन अ यूनिक सिंबल, जैसे बीजेपी की कमल दी गई है, कांग्रेस के पास हाथ का सिंबल है, सपा के पास साइकिल है, वैसे ही सभी पार्टी को एक स्पेसिफिक सिंबल दिया जाता है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल। जैसे मोदी जी आपके बीजेपी के कैंडिडेट है तो वो उस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही हर एक पार्टी का जो कैंडिडेट होता है वही ऑफिशियली उस सिंबल का इस्तेमाल कर सकता है। Party that get the privileges and some other special facility to recognized by the election commission for this purpose. That is why these parties are called the recognized political parties. ठीक है, इसी वजह से क्या बोला जाता है, recognized political parties कहा जाता है। The election commission has laid down the detailed criteria for the proportion of votes and seats that our party must get in the order to be recognized. यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली बता रखा है कि आपको इतने वोट्स वगैरह लाने पड़ेंगे तब आप रिकॉग्नाइज पार्टी में बनोगे। ऐसा नहीं है कि दिन दहाड़े कोई भी एक रैंडम सा पार्टी खोल दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चले गए, मुंह उठा के बोलते कि हमें रिकॉग्नाइज कर दो। नहीं कर सकते हैं बेटा, क्योंकि सोचो ना, ऐसे तो हर कोई आ जाएगा ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पागल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, हद से ज़्यादा किसी को पागल नहीं किया जाता है। आगे बात करते हैं पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6%। सर कितना परसेंट वोट सर, तो एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन द इलेक्शन। मतलब पूरे मान लो कि एक इलेक्शन हो रहा है, उसके अंदर 1 करोड़ वोट्स है, ठीक है ना, तो 1 करोड़ वोट्स में एटलीस्ट पार्टी को 6% वोट को क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा, तभी वो एज ए रिकॉग्नाइज्ड हो सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नज़रों में, अदरवाइज रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो सकती है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड स्टेट विंस एटलीस्ट 2 सीट। अगर स्टेट में होगा आप तो एटलीस्ट 2 सीट आप जीतने चाहिए इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी के तौर पे। अगर आपको रिकॉग्नाइज्ड होना है तो आप एटलीस्ट 2 सीट जीते हो, मतलब समझ में आ रहा है ना। ओके, तो अ पार्टी डेट सिक्योर, जैसे भी देखोगे बिहार में ना एक जन स्वराज पार्टी था, वो बेचारा 1 सीट भी सिक्योर नहीं कर पाया, तो वो भी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लिस्ट में होगा। ओके, और अ पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन अ 4 स्टेट विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड पार्टी एज अ नेशनल पार्टी। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देर वर 7 रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन इंडिया। एक हमारे पास AITC है, ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाला पार्टी। फिर तुम्हारे पास बहुजन समाजवादी पार्टी है, जो कि जिसका नाम बहुजन समाजवादी पार्टी है, जो कांसी राम जी के द्वारा बनाया गया। आज के समय में दलितों को बहुत ज़्यादा ये प्रमोट करते हैं इनिशियली। इनका अभी जो हेड कर रही है वो शायद मायावती जी हैं, वो करती हैं।
फिर हमारे पास बीजेपी आता है, ओके। फिर कम्युनिस्ट आता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आता है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट आते हैं, ठीक है, CPIM जिसको बोलते हैं। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस आता है हमारा, आलू से सोना। फिर आता है हमारा नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP जो है महाराष्ट्र में चलता है, ठीक है ना, वो आ जाता है। आगे बात करते हैं स्टेट पार्टीज़ के तौर पे, तो ये क्लासिफाई किए गए स्टेट पार्टीज़ के तौर पे ऑल इंडिया प्रेजेंस है इनका, स्टेट आइडेंटिटी कॉन्सियसनेस के थ्रू है यहाँ पे, मतलब इनका नाम है वाइल्ड सम स्टेट पार्टी हैव ऑल इंडिया प्रेजेंस। कुछ पार्टी होती है ना जिनके पूरे देश में नाम होता है, जैसे कि बीजू जनता दल है, ठीक है, जो सिक्किम का है। डेमोक्रेटिक फ्रंट है जो मेजो नेशनल फ्रंट है, तेलंगाना राष्ट्र समिति है। ये सारे क्या करते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे देश में नाम है, लेकिन ये स्टेट लेवल पार्टी है, ठीक है। चौथा होता है एक्सपेंशन ओवर द डिकेड, ओवर द पास्ट 3 डिकेड द नंबर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेट पार्टी हैव ग्रोन। देखो आज के समय में जो स्टेट नंबर वाली जो पार्टी है, इनका नंबर बढ़ा है बहुत तेज़ी से। इट हैड लेड डाउन मोर पॉलिटिकली डाइवर्स पार्लियामेंट, जिससे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली डाइवर्स पार्लियामेंट हम लोग के सामने बन के आया है, विथ नो सिंगल पार्टी एबल टू सिक्योर द मेजोरिटी इन द लोकसभा, ठीक है, अंटिल 2014। हमारे देश में भाई जनरली कम ही हुआ है कि कोई पार्टी मेजोरिटी हासिल कर पाई हो। 2014 में बीजेपी बनी थी, इंदिरा गांधी के बाद बीजेपी नरेंद्र मोदी के अंडर में पहली पार्टी बनी थी जो मेजॉरिटी हासिल कर पाई थी, ठीक है। उससे पहले सारे कोलिजन के गवर्नमेंट होते थे, और आज के समय भी 2014 और 19 ये 2 साल ऐसा था, दो मतलब टर्म ऐसा था जिस समय बीजेपी को फुल बहुमत मिली थी। मगर उसके बाद 2014 में क्योंकि लोगों को उनका काम पसंद नहीं आया तो कम बहुमत मिली है, क्या पता 29 में साफ भी हो जाए, हरकतें अगर सुधरी नहीं इनकी तो। आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस। अलायंसेस की फॉर्मेशन कैसे होती है, देखो, विद द राइज ऑफ द स्टेट पार्टीज नेशनल पार्टी आर ऑफ्टन कंप्लाइड विद द फॉर्म ऑफ अलायंसेस टेम टू सिक्योर द पावर। अब देखो इनको पावर तो चाहिए, पार्टी बहुत ज़्यादा है, तो सबको पता है कि इस तरीके से कोई जीत ही नहीं पाएगा, तो एक काम करते हैं हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सब मिल के चुनाव लड़ते हैं। और हम लोग की टीम जो होगी, मतलब टीम बोलते हैं ना, 1 से भले 2, 2 से भले 3, तो टीम बन करके चुनाव लड़ते हैं और हम लोग ज़्यादा सीट सिक्योर करते हैं, जिससे हम लोग खुद की अपनी गवर्नमेंट बना पाए। और आपस में ही मिनिस्ट्री वगैरह को बांट लेंगे, अपने डिपार्टमेंट्स को बांट लेंगे और बंदर बांट करके पूरा देश का बंटाधार कर देंगे, ठीक है। तो ये इनकी आइडियोलॉजी होती है, ओके। 99% जो हमारे यहाँ अलाइंसेस है वो ऐसा ही है भाई। 0.1% भी मेरे को नहीं दिख रहा, 100% अभी के लिए मान के चल सकते हो। भविष्य में क्या पता कुछ चेंजमेंट हो जाए, तो नहीं कर सकते, आशा है चेंज हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा। आगे बात करते हैं, ये स्ट्रेंथ करते हैं फेडरलिज्म को और डेमोक्रेसी को। तो वही घिसा पिटा लाइन है जो चैप्टर 2 से पढ़ाते आ रहा हूँ, तो इसको तुम देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर्ली NCERT की मैप है, ये देख के चलना। देखो जो भी NCERT की मैप डायग्राम्स जो भी है वो सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, हार्डली का छूट गया होगा गलती से, बाकी सारे हो गए हैं। मेरे को लगता है 100% कवर किए गए हैं, फिर भी मैं गारंटी के तौर पर 99.9% ही बोलूँगा, ठीक है। तो ये सारे कवर्ड है, ये प्रॉपर NCERT बेस्ड बुक ही हैं, जिससे तुम्हारे NCERT की कवरेज भी मिल जा रही है अच्छे क्वालिटी में और अच्छे तरीके से आप पढ़ भी पा रहे हो, ठीक है। बुलेट फॉर्म में मैंने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करे रादर दैन वो कहानी वाले फॉर्मेट में, बिकॉज तुम्हें डायरेक्टली हेडिंग भी याद रह गई तो नीचे कुछ कुछ भर दोगे ना, मतलब कुछ कुछ इन द सेंस पढ़ के उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें भर दोगे तो भी मार्क्स तुम्हें मिलेगा। क्योंकि CBSE का एग्ज़ाम है, अगर मैं बोलता हूँ ये UPSC का एग्ज़ाम नहीं है, इतना सीरियस मत लेना। मैं देखता हूँ जनरली लोग डरे रहते हैं कि सर ये तो 10th है क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा भाई, 10th ही है, हो जाओगे पास। बी रिलैक्स, पहले तो सांस लो, कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी ये लेक्चर देख रहे हो ना, घबराओ मत, पास हो जाओगे। 20 नंबर सोचो ना यार, 20 में से 15 नंबर तो तुम्हें कम से कम बुरी से बुरी दशा में स्कूल वाले दे देंगे, बहुत वीक स्टूडेंट हो तब मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज 20 में 19-18 ऐसे दे देते हैं वो, 15 नंबर तो वहीं मिल गया। 20-25 नंबर के एग्जाम में लिखाना यार, 35 नंबर तुम्हारे, 35-40 नंबर हमारे पास जेब में आ गया, पास तो तुम हो गए ना यार। अब अगेन ये पास मार्क्स है, खुश नहीं होना। अब यहाँ पे तुम्हारी एफर्ट जितने क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस कर लोगे 60-65% तो आराम से ले आओगे, तो इतना तो तुम खड़े हो, यानी फेल तो तुम वैसे भी नहीं हो रहे, फर्स्ट डिवीजन कैटेगरी होता है भाई, बुरा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ अच्छे से पढ़ लोगे यार, 80-85 ले आओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने आप को बर्न आउट मत करो। आज के समय में ज़िंदगी में तुम्हारे बहुत एल लगने वाले, ट्रस्ट में। जैसे 11th पास करोगे, स्ट्रीम चूज़ करो, उसके बाद करियर के पीछे भागो, ज़िंदगी झंड हो जाएगी, ठीक है। पढ़ाते हुए रियल मोटिवेशन तुम्हें दे रहा हूँ, मोटिवेशन यही है सर कि आराम से पढ़ो, ठीक है। हाँ 12th में अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी होता है,
कारण ये है कि भाई जो बच्चे जेईई वगैरह के प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे थ्रेशोल्ड होता है मार्क्स का ना 75%, जहाँ तक मुझे पता है। तो भाई उसके लिए करके आपको काम करना पड़ेगा, यानी जो आखिर इस अभी बर्न आउट नहीं करना है खुद को, ठीक है। 60-70% कम से कम, 70 के ऊपर मतलब रहना, नीचे मत उतरना, 70-75 के ऊपर मार्क्स ले आओगे सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि तुम 98% ले आओ, क्योंकि लाने वाले वो ले आते हैं, लेकिन आम बच्चा क्या करे। तो बस इतना बोलूँगा, ये थ्रेशोल्ड रखो, इसके ऊपर चलना, इसके नीचे कोशिश करना ना जाओ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये हो गया हमारे पास चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या सर मुसीबतें हैं। द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखो मेनी पॉलिटिकल पार्टी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद द पावर कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू हैंड एट द टॉप। जैसे कांग्रेस पार्टी में देखो लोग बोलते हैं ना यार कि ये जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी, यही सारा कंट्रोल कर रहे होते हैं, किसी को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो कहने की पार्टी है, लेकिन पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी में पार्टियां तो लड़ रही है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन पार्टी के भीतर ही डेमोक्रेसी नहीं है। वहीं पे भाई फैमिलीवाद चल रहा है, फेवरेटिज्म चल रहा है। बीजेपी में फेवरेट लोग को मौका मिलता है, डिजर्विंग लोग को नहीं मिलता। लेकिन वही देखो कि समाजवादी पार्टी, लालू यादव पार्टी, जो तुम्हारे आरजेडी है, कांग्रेस है, यहाँ पे परिवार के लोगों को मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई तुम्हारा, जो बीजेपी वाले बोलते हैं कि परिवार वालों को मौका देता है, लेकिन बीजेपी वाले ये कभी नहीं देखते यहाँ पे फेवरेटिज्म को मौका मिल रहा है। अभी के समय में देखो कि देश में इतनी बड़ी कांड हो रखा है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनको पुश किया जा रहा है एज अ प्राइम मिनिस्टर। लोगों का ये कहना है, मार्केट में बोलते हैं कि अगला पीएम ये बनेगा 29 में, मोदी जी का काम हो गया, आप जाइए घर आप। लेकिन मोदी जी के पीछे खड़े अमित शाह। अब मोदी जी चाहेंगे कि भाई ये मेरा फेवरेट बंदा तो अमित शाह है, ये बनना चाहिए। अब अमित शाह को भी मन है भाई प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो अब यहाँ पे एक पार्टी के भीतर ही लड़ाई हो गया, योगी वर्सेस मोदी। तो योगी ने मोदी को घेर रखा है, मोदी ने योगी को घेर रखा है। तो योगी जो अमित शाह हैं, वो चाह रहे हैं कि योगी का नाम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए लोगों के सामने, जो उनके सामने जो बोल्ड लीडर का एक इमेज है कि ये देश को काफ़ी स्ट्रांग बना के प्रूव करेगा मोदी के बाद, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। अब इंटरनली आपस में लड़ना, जो वोट भगवान भाई जो जनता देगी वो डिसाइड होगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं बस शेयर कर रहा हूँ जो अभी करंटली जो चल रहा है मार्केट में, मतलब देश में हमारे। तो एक्चुअली एक दूसरे की इमेज को डिस्ट्रॉय करने की वो कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या हो सके कि अगर योगी जी की इमेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो अगला बीजेपी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अमित शाह को डाला जाएगा, क्योंकि मोदी जी का 15 साल का टेन्योर पूरा हो गया ना, अब कितना बैठेंगे, वो हटेंगे अब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं, बंदरबाड़ी कर रहे हैं सब, तो इसको फेवरेटिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेवरेटिज्म कहते हैं। हाउएवर कौन क्या कितना क्या डिजर्व करता है वो लोग डिसाइड करेंगे वोट डालते वक्त, और बस उसी समय उसका पता चलेगा। अभी बस एक सिनेरियो जो है मैं डिस्कस कर दिया आपके सामने। क्या पता तुम 29 में तुम भी यार मोस्ट प्रोबेबली तुम वोट देने के लिए एलिजिबल रहोगे, तो तुम उस समय वोट दोगे। तो अपने डिसीजन को सोच समझ के बताना। जो भी है, आगे बात करते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। मतलब अनदर चैलेंज इज दैट द प्रिविलेजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब खानदान के लोग ही बनते आ रहे। बोले राहुल गांधी, पहले कौन बना? नेहरू जी, उसके बाद कौन बने? इंदिरा जी, उनके बाद कौन बना? राजीव गांधी, उसके बाद कौन बनना चाह रहा है? राहुल गांधी, ठीक है। तो बीच में प्रधानमंत्री बनाया गया मनमोहन सिंह को। क्यों सर? क्यों? बहुत अच्छे थे। कांग्रेस को दिल आ गया कि नहीं यार बंदा इकोनॉमिस्ट है, इसको बना देते हैं। नहीं, इसलिए बनाया गया क्योंकि भाई ये केयर टेकर रहेगा। जब तक राहुल गांधी बड़ा नहीं हो जाता तब तक एटलीस्ट ये प्राइम मिनिस्टर्स को बना के रखते हैं, उसके बाद फिर से राहुल गांधी को लेके आ जाएंगे। तो ये बेसिकली नहीं होता है कि एक बंदा, हम लोग जैसे कुछ सामान वगैरह दे के जाते, भैया 10 मिनट देखेंगे हम आते हैं, तो वो 10 मिनट देख रहे थे वो, ठीक है। बस इतना ही था। आगे बात करते हैं, इन्फ्लुएंस करता है मनी एंड मसल पावर। जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा चंदा होता है, वो ज़्यादा पैसा उड़ाता है। जैसे आज के समय बीजेपी दबा के पैसा चंदे उठा रही है, उड़ा रही है। तो ये वही बात है, पैसा मसल पावर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो ज़्यादा पैसा इंट्यूज करता है। लोगों को कई बार सुनने मिलता है कि फ्री में पैसे बांटे जाते हैं। जो अनएजुकेटेड समाज है हमारे देश में, गाँव देहात में, उनको फ्री में पैसा दिया जाता है कि तुम जाओ वोट दे दो, वोट खरीदे जाते हैं। तो ये सब पंगे चलते हैं, ये सब वेल नोन चीज़ें हैं। फिर आता है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। मेनी वोटर को पता ही नहीं रहता बहुत सारे वोटर को करना क्या है। जैसे बिहार में एक क्लासिक एग्जांपल, सबके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये वुमेंस के अकाउंट में भेज दिया गया, बोला गया कि बीजेपी को वोट, जो भी है वोट दे दो किसी को, ठीक है। उन्होंने वोट दे दिया, बिहार में वो सरकार बन गई, बात खत्म। तो उनको लिटरली इन्होंने ये जो फैक्टर होता है कि किस पैरामीटर पे किसी को वोट देना चाहिए, वो 10,000 रुपये में बिक चुका। शायद 10,000 की 1,500 रुपये कुछ ऐसे में बिक गए थे वो। तो वो उनकी कीमत थी, आई थिंक 10,000 नहीं, 1,000 2,000 रुपये मिला था, जो भी है।
तो ये उसकी बात है, मैं बता दिया। आगे बात करते हैं, हाउ कैन पार्टीज बी फॉर्म, पार्टी कैसे बनाई जाती है सर। तो पार्टी बनाने के लिए आपको अपने वही चाहिए, एसेंशियल टू एड्रेस द चैलेंज दे फेस स्ट्रेंथिंग द डेमोक्रेसी। पहला है सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना। गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रिवेंट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम चेंजिंग द पार्टी। अब देखो यहाँ पे पार्टी को कैसे रिफॉर्म किया जाता है। देखो, रिफॉर्मिंग द पॉलिटिकल पार्टी इज एसेंशियल टू एड्रेस द चैलेंजिंग। देखो रिफॉर्म कैसा, रिफॉर्म का मतलब होता है बड़ा चेंज, क्या चेंजेस लाना। ओके, रात के एक्चुअली 3 बज रहे हैं और आँख एकदम चौंधिया रहा है, तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना, एनर्जी लेवल थोड़ी कम है, लेकिन पढ़ाना इंटेंट बिल्कुल सही है मेरा, तो वही पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना। हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म, पार्टी को कैसे रिफॉर्म करना। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है सर, कम बैक करना। इन शॉर्ट हम लोग का एक वर्ड होता है ना आजकल, कम बैक, तो दिस इज कम बैक। ओके, जिसमें रिफॉर्म करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। देखो, रिफॉर्मिंग अ पॉलिटिकल पार्टी इज एसेंशियल टू एड्रेस द चैलेंजेस। चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। ये फेस करते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं डेमोक्रेसी को। हेयर आर द सम वेज इन विच द पार्टी कैन बी रिफॉर्म, किस तरीके से पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हैं सर। तो पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो, गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रिवेंट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू चेंजिंग द पार्टीज। देखो क्या होता है, कोई लोग जीत गए चुनाव, कल हो के वो पार्टी चेंज करके किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो जनता जिनको वोट दे रहती है, जो सोच करके वो फिर वो रूल्स को भी फॉलो नहीं करते, जो प्रॉमिस किए रहते हैं वो भी भूल जाते हैं, जिससे क्या होता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और पार्टी के अंदर भी डिसऑनेस्टी होती है, सरकार बार बार गिरने लगेंगी, जैसे क्या होता है फिर देश में एक अनस्टेबिलिटी का माहौल क्रिएट होता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए हम लोग को प्रमोट करना चाहिए कि कोई भी पार्टी जीतने के बाद आप पार्टी को चेंज नहीं कर सकते। इलेक्शन खत्म, एक पार्टी में आप जा चुके हो तो पार्टी आप बीच में नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई भी रूल नहीं है, आप कभी भी चाहे तो पार्टी बदल सकते हो। ओके, दिस डिस्करेज डिफेक्शन and promote the party loyalty. However, it may be also restrict the dissented within the party. आगे बात करते हैं जुडिशियल इंटरवेंशन। कोर्ट भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है ना। कोर्ट कैन प्ले रोल इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी और क्रिमिनल इन पॉलिटिक्स। भाई, जो हमारे देश में भर भर के होता है पैसा और क्रिमिनल ना हो तो हमारे देश में पॉलिटिक्स होगी कैसे। फॉर जितने नेता है सब तो कहीं ना कहीं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, या फिर उनके पास क्रिमिनल के पास पहुंच है उनका, जिससे वो जीत पाते हैं। फॉर इंस्टेंस द सुप्रीम कोर्ट कैन मैंडेट कैंडिडेट टू डिस्क्लोज देयर फाइनेंशियल एसेट्स। इसलिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, कई बार वो मैंडेटरी कर देती है। अभी तो मैंडेटरी है, जो भी बंदा अगर खुद को चुनाव लड़ना चाहता है तो अपने सारे एसेट्स की जानकारी देगा, जिससे लोगों को पता चल पाए कि कितना बंदा अमीर है, ठीक है। अगर वो सालों से चुनाव लड़ रहा है, बोलता है हम समाज की सेवा कर रहे हैं, और उसके अकाउंट में 5,000 करोड़ रुपए पड़े हुए, तो क्वेश्चन मार्क आपके सामने दे देता है कि सर ये पैसा उसके पास कहाँ से है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा परी तो आई नहीं आज तक जो हमें पैसा दे के चल जाए। हम लोग को मेहनत करना पड़ता है पैसे को कमाने के, लेकिन उसके पास कौन से जादू की छड़ी आ गई जिससे वो पैसा आ गया। तो ये ऐसा मैंडेट किया जाता है। मगर वही बात है, क्रिमिनल रिकॉर्ड कितने हैं सर, उसके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं। लेकिन अगेन पार्टी जो होती है ना, पॉलिटिकल पार्टी, ये सब चीज़ का आराम से लूपहोल ढूंढ लेती हैं। तो आज के समय ले दे के बात वही है। वाइल द इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड इट्स इफेक्टिवनेस डिपेंड अपॉन द इन्फोर्समेंट एंड मैकेनिज्म, ठीक है ना। ओके, अब देखो डिफेक्शन क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आया है, ये चेंज करता है पार्टी के अलायंसेस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच द पर्सन गॉट इलेक्टेड। मतलब यहाँ पे जिस पार्टी से आप जीते हो, लेट से पार्टी ए में हो, आप इसके कैंडिडेट बन के जीते हो, लेकिन आप क्या करते हो, आगे चल के पार्टी बी में चले जाते हो। अरे कुछ एग्जाम्पल नहीं लिया तो नीतीश कुमार है, पलटू चाचा, ठीक है ना, बिहार का, जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कूदता रहता है हमेशा, ये वही है। क्लियर है। हाउएवर वो चुनाव लड़ता नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्टली जो वहाँ के अपर हाउस है उससे डायरेक्ट वो उसमें भी इलेक्ट होके जाता है, जो भी क्या है पंगा उसका आई डोंट नो। लेकिन हाँ, चुनाव नहीं लड़ता है जहाँ तक मेरे को पता है, या फिर लड़ता होगा तो भी मुझे नहीं पता है। मुझे वहाँ के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हाउएवर आगे बढ़ते हैं, रेगुलेशन बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन भी कुछ रेगुलेशन रूल्स निकालते हैं, तो उनको भी फॉलो करना पड़ता है। द इलेक्शन कमीशन कैन मैंडेट, इलेक्शन कमीशन क्या कर सकती है, ज़रूरत पड़ने पे मैंडेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी को होल्ड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन और फाइल करना सर इनकम टैक्स रिटर्न। दिस प्रमोट द इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज, ठीक है ना। हाउएवर द कंप्लाइंसेस में वेरी और इन्फोर्स मैकेनिज्म नीड स्ट्रेंथनिंग। ये मैकेनिज्म को और भी ज़्यादा स्ट्रांग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उतनी कड़ाई से क्या है, ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ओके, मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग सही चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ जी, सही चल रही है। आगे बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स क्या होता है।
लेजिस्लेशन कैन रेगुलेट द इंटरनल पार्टी अफेयर्स, इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अ मेंबर रजिस्टर कि सर कितने कितने लोग आपके यहाँ मेंबर हैं, ओपन इलेक्शन फॉर अ टॉप पोस्ट एंड कोटास फॉर अ वुमेन कैंडिडेट कैन इनहेंस द पार्टी डेमोक्रेसी। क्लियर है। आगे बात करते हैं स्टेट फंडिंग इलेक्शंस। ठीक है ना, स्टेट फंडिंग्स ऑफ इलेक्शन, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पॉलिटिकल पार्टी फॉर इलेक्शन। कई बार गवर्नमेंट कुछ पैसे का योगदान देती है कि भाई लो चुनाव लड़ दो, तो वो वाली बात है। फिर पब्लिक प्रेशर, सिटीजन, सिविल सोसाइटी ग्रुप, मीडिया कैन प्रेशर पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ रिफॉर्म थ्रू द पार्टीशन कैंपेन एंड प्रोटेस्ट। पब्लिक स्क्रूटिनी, क्रिटिसिज्म कैन कंपेल द पार्टी टू प्रियोरिटाइज। देखो यार, कांग्रेस का क्लासिक एग्जाम्पल है, राहुल गांधी को तुरंत कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, वो डिजर्व नहीं थे, लोग बात करने लगे ये तो पप्पू है पप्पू करके, बहुत सारे क्रिटिसिज्म होने लगी। नतीजा क्या हुआ, कांग्रेस पे ये प्रेशर बना, और फिर आज के समय में कौन, खड़गे या कोई और पर्सन है, वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अभी के समय राहुल गांधी नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, मतलब वो हट गए, स्टेप डाउन कर गए। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक प्रेशर के कारण हुआ, नहीं तो वो भाई बंदा कांग्रेस वाले तो बस उनको बैठा दिए थे। तो दिखाता है तो वहाँ पे जिस डेमोक्रेसी के लिए वो खुद को बता रहे कि हमें डेमोक्रेसी में वोट दो, वो खुद डेमोक्रेसी से नहीं आए, वो खुद किंगडम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत है। फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन, देखो इंडिविजुअल इंटरेस्टेड इन द रिफॉर्मिंग पॉलिसीज कैन रीजॉइन द पॉलिटिकल पार्टी टू ब्रिंग द चेंज इन फ्रॉम विद इन। इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, ज़्यादा लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे डेमोक्रेसी की जो क्वालिटी है उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। ये इनकरेज करेगा पार्टी को अडेप्ट करने में इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आया। अब देखो, वाइल द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट, दे मस्ट बी कंप्लाइड बाय द पब्लिक इंगेजमेंट, ग्रास रूट एक्टिविज्म। ठीक है ना, मतलब ज़मीन पर रख के काम करना। ठीक है, जैसे राहुल गांधी ने देखो भारत जोड़ो यात्रा चालू किया था कि वो ग्राउंड लेवल पे गए थे ना, वैसा वाला। ओवर द रेगुलेशन कैन हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, जेन्युइन रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड कलेक्टिव एफर्ट्स फ्रॉम सिटीजन, पार्टीज एंड इंस्टीट्यूशंस। अल्टीमेटली द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड अपॉन द कमिटमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन कौन है सर, पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती है हमारे पास पब्लिक भी हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों तुम्हारे बेसिकली मेजर कह सकते हो, ऑल स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसी पब्लिक वैसा जनता, मतलब उनकी गवर्नमेंट। अगर हमारे की देश की पब्लिक की ट्रैफिक लाइट तोड़ती है, हर जगह घुस देने में उनको इंटरेस्ट लगता है, उनको लगता है कि ट्रैफिक लाइट तोड़ के वो सन्ने से गाड़ी लेके आगे भाग रहे तो वो हीरो है। घर पे आके ऐसे प्राउडली बोलते हैं, अरे पुलिस वाला रोक रहा था, ऐसी की तैसी, ऐसी रेड लाइट को तो हम ऐसे ही तोड़ देते हैं। तो जहाँ की जनता ऐसे में प्राउड फील कर रही है रूल तोड़ने में, तो वहाँ का गवर्नमेंट भी तो वैसे ही बनेगा ना यार। कचड़ा जब कचड़ा में कचड़ा ही तो उगता है, खुशबू थोड़ी आती है, तो वो ऐसा है। और ये हमारा चैप्टर यार बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया। और चैप्टर 5 हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी विल बी द लास्ट चैप्टर, राइट। उसके बाद हम लोग का जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का पूरा सब्जेक्ट है वो वन शॉट का ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो एक तरीके से देखो काफ़ी मस्त मज़ेदार तरीके से चल रहा है। और मैं बोल दूँ कि ये जो तुम्हारा इकोनॉमिक्स का सिविक्स का जो चैप्टर है, अगर मैं टिक मार्क करूँ तुम्हारे सामने, तो देख सकते हो पावर शेयरिंग हम लोगों ने कंप्लीट किया, फेडरलिज्म कंप्लीट कर दिया है, जनरल रिलीजन कास्ट कल 31 तारीख को ही आपके सामने आएगा वीडियो, प्लस कल ही 31 को ही आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ का वीडियो आपके सामने आ जाएगा। जैसे कल में ही हम लोग 2 चैप्टर को निपटा देंगे, क्योंकि मैंने क्या प्रॉमिस किया था कि 20 जैन से हम लोग सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने स्टार्ट कब किया सर, 29 जैन को किया। एक दिन का डिले देखने को मिला, क्योंकि मैं एक दिन डिले था, तो मैं यहाँ पे ये एक दिन का डिले को क्या करता हूँ, कवर कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, हम लोग अपने सही स्पीड पे, सही फ्रीक्वेंसी पे आ चुके रहेंगे। उसके बाद आखिरी चैप्टर यानी परसों हम लोग का आखिरी चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जाएगा। मैं कोशिश करूँगा इसको भी कल निपटा दूँ, कल पब्लिक कर दूँ, बट मेरा चांसेस बहुत कम है, तो मान के चलो ये परसों ही जाएगा। परसों क्या यार, अभी तो सुबह के 4 बजने वाले, 3:22 हो रहे हैं, तो तुम मान लो कि आज ये दोनों चले जाएंगे दोपहर वगैरह में, और क्या पता आज नहीं तो फिर कल, यानी कि 1 फरवरी को आपके सामने ये लेक्चर देखने को मिलेगा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और उसके बाद हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का वन शॉट रिवीजन है, क्लास है, जो भी बोल लो, वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे हमारे इकोनॉमिक्स की तरफ, जहाँ पे हमारे पास 5 चैप्टर अगेन बचेंगे, जहाँ पे डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, एंड लास्टली कंज्यूमर राइट्स। हमारे पास 5 चैप्टर आएंगे,
पांचों को हम लोग फिर फटाफट से रैप अप करेंगे, फिर हम लोग ऊपर बढ़ेंगे ज्योग्राफी की तरफ, फिर फाइनली अंत में हम लोग जाएंगे कहाँ पे, हिस्ट्री की तरफ। हम मेरी कोशिश होगी हिस्ट्री आपको कुछ चैप्टर में होल्ड करूँगा, और मैं आपको कब पढ़ाऊँगा, प्रिंट कल्चर यू कैन इग्नोर दिस, ठीक है ना। मैं प्रिंट कल्चर हो सकता है आप पढ़ाओ या फिर बहुत थोड़ा फास्ट करके कवर कर दूंगा। मैं इतना बोलूँगा कि तुम प्रिंट कल्चर को इग्नोर कर सकते हो, या फिर नहीं बोलूँगा करने के लिए, भाई तुम पूरा पढ़ के जाओ, टाइम हमारे पास है कि हम लोग पूरा पढ़ सकते हैं। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आ गया, नेशनलिज्म इन इंडिया आ जाता है, मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड आता है, फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर प्रिंट कल्चर। तो हमारे पास 5 चैप्टर हिस्ट्री के भी हैं, लेकिन हमारे पास ज्योग्राफी में 7 चैप्टर है, तो हम लोग ज्योग्राफी के भी 7 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी है सोशल स्टडीज़ है, जहाँ पे एक चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा, जिससे हमारे दिमाग को एक रिलैक्सेशन मिल रहा है कि सर ठीक है, हमारे पास अगर 100 मार्क्स का पेपर है या फिर 80 मार्क्स का पेपर है, 400 डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास 20 नंबर सिक्योर हो चुके हैं। ठीक है, हमारा 20 नंबर सिक्योर हो चुका है सर, स्कूल वाले कुछ नहीं तो 20 नंबर में 15 नंबर तो दे रहे हैं, 35 मार्क्स आ चुका है, एग्जाम में हम लोग पास तो हो गए हैं, टेंशन खत्म हो चुकी है। फिर अगले 20 नंबर को हम लोग फिर कवर कर लेंगे 35 + 20, क्योंकि देखो सिविक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ना रिलेटिवली आसान है, ज्योग्राफी पढ़ना फिर भी बेटर है, हिस्ट्री भाई तबाही है। ठीक है, तो 55 मार्क्स विल बी कम। मैं बीइंग अ टीचर तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब हिस्ट्री टफ है। ओके, तो 55 मार्क्स पहले सिक्योर कर लेते हैं। ओके, 55 और +20 मार्क्स ज्योग्राफी के भी जोड़ लो ना, तो तुम्हारे पास 75 मार्क्स हमारे सिक्योर हो चुके हैं। फिर लास्ट का 10-15 नंबर तो हिस्ट्री से खींच ही लेंगे हम लोग का, तो आराम से 85 के ऊपर हम लोग चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कुछ नहीं पढ़ा है, बस मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहा है और उसके बाद पूरी ईमानदारी से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहा है, वो आराम से 80+ ले आएगा। जो बच्चा नहीं कर रहा है, बस वो 2x पे वीडियो देख रहा है, वो बस सोफे पे लेट के ऐसे बस देख रहा है वीडियो, और ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है ना ही कुछ करता है, तो उसके लिए भाई साहब 40 के भी वनडे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बस एक ही बोलूँगा, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, आप सबके लिए मैं एक कंपार्टमेंट बैच का भी लेके आऊँगा अनाउंसमेंट, इट्स अ टॉन्ट। ठीक है, सच में नहीं लाने वाला, कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन डायरेक्ट स्टार्ट कर दो तुम, क्योंकि तुमसे बोर्ड नहीं हो पाएगा। हाउएवर दिस इज अ टॉन्ट, ठीक है, टॉन्ट की तरह ही लेना और गुस्सा दिखाना और पढ़ाई करना और दिखाना है कि चलिए चला सकते हैं। ठीक है, तो बदला लिया करो थोड़े बहुत जगह पे। ओके, तो ये हम लोग का आज का क्लास था, ख़त्म होता हुआ। मिलते हैं कल के आखिरी क्लास में पॉलिटिकल साइंस के, और फिर आगे मचाते हैं। बाय बाय।